topic, bank reconciliation statement is a very important topic which I am doing after cash book. We have already done with cash book, right? Cash book तो हमने कर लिया है. अब कैश बुक के बाद हम लोग आ जाते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट. Now why I said this topic is very important. ये इतना important क्यों है? क्योंकि इसके पहले हमने कैश बुक किया. अभी कैश बुक में हमने समझा कि हमारे जो बिजनेस होते हैं उसमें एक होता है कैश बुक, जो हम अपने ऑफिस में, एक ऑर्गेनाइजेशन जो है, एक ऑर्गेनाइजेशन का 2 अकाउंट होता है, या मैं बोल सकती हूँ 2 तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब को मेंटेन करती है. एक हो गया वो पर्सनली अपने हिसाब को अपने पास मेंटेन कर रही है, एक ऑर्गेनाइजेशन अपने पास अपना हिसाब को मेंटेन करती है, राइट. सारे कैलकुलेशंस तो हमने देखा नहीं कि हम लोग एक कैश बुक मेंटेन करते हैं. नाउ इन द कैश बुक वी मेंटेन कैश, देन बैंक में क्या ट्रांजैक्शंस हो रहा है, आना जाना, और तीसरा होता है डिस्काउंट. ठीक है, ये 3 होता है. ट्रिपल कॉलम अगर हम देखते हैं तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक में ये 3 चीज हम लोग मेंटेन करते हैं. तो ये 3 चीज क्या है हमारा, जो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के कैश बुक में मेंटेन करते हैं. दिस इज वी कीप अ रिकॉर्ड ऑफ कैश इन एंड आउट, बैंक में क्या इन हो रहा है, आउट हो रहा है, एंड डिस्काउंट, जो भी डिस्काउंट दिया या मिला, इसका हम लोग कैश बुक मेंटेन करते हैं. सेम वे में एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक बैंक अकाउंट होता है. हमने यहाँ देखा ना बैंक, तो ये बैंक जो मैं कैश बुक में मेंटेन कर रही हूँ, ये तो बैंक अकाउंट है. तो बैंक अकाउंट तो बैंक भी मेंटेन कर रहा है, तो मैं इसको बोलती हूँ जो बैंक मेरे लिए मेंटेन करता है उसकी एंट्री या उसका हिसाब वो कहाँ रखता है, उसको हम बोलते हैं पासबुक. पासबुक में बैंक जो है मेरे बैंक अकाउंट का, मेरा जो बैंक अकाउंट है बैंक के पास, मतलब मेरा मतलब यहाँ पे किसका बात हो रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन का. तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका पूरा डिटेल्स वो रखता है. तो 2 चीज आप समझ लो अच्छे से. क्या 2 चीज है? एक हो गई, देखो ये पहले ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझिए. हमने कैश बुक में क्या देखा कि हमारा जो भी फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू मेंटेन द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मनी. नाउ ये जो ट्रांजैक्शन होते हैं, ट्रांजैक्शन जितने तरह के भी होते हैं ऑर्गेनाइजेशन का, उनके डिफरेंट क्लाइंट्स के संग, किसके संग हो सकता है, क्लाइंट 1, देन क्लाइंट 2, अब कोई डेटर है, ठीक है, अब इसमें क्रेडिटर है, कोई बहुत तरह की चीज है. तो इन सब के संग एक ऑर्गेनाइजेशन का लेना देना तो हो रहा है तो क्रेडिटर के संग लेना देना हो रहा है, डेटर के संग हो रहा है. तो ये सबके संग ट्रांजैक्शन हो रहा है. उस ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड ये ऑर्गेनाइजेशन कहाँ मेंटेन कर रही है, मेंटेन कर रही है अपने कैश बुक में. अब कैश बुक में हमने ऑलरेडी पढ़ाई कर ली है कि इन कैश बुक वी मेंटेन दी ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू कैश. कैश में पैसा कितना इन हुआ और कितना आउट हुआ, ठीक है. सेम वे में बैंक का भी कितना इन एंड आउट हुआ, मतलब कितने पैसे बैंक में इन या आउट हुए, वो भी हम मेंटेन करते हैं, राइट. देन लास्ट वन इज द डिस्काउंट, जो कि हम ट्रिपल कॉलम में मेंटेन करते हैं. दैट इज जस्ट वी मींस हियर आल्सो वी जस्ट कैलकुलेट द इन एंड आउट, कितना डिस्काउंट मिला और कितना डिस्काउंट हमने दिया. अब मैं बात कर रही हूँ, जब हम बीआरएस बना रहे हैं, मैं बात कर रही हूँ इस बैंक अकाउंट. ये जो बैंक हमने देखा कैश बुक में, जो बैंक हमने देखा उसका मतलब क्या है, इन दी कैश बुक we were maintaining, what we were doing is that we were maintaining the account balance और the money, और मैं इसको डिफरेंट लैंग्वेजेस में बोलती हूँ, ट्रांजैक्शंस dealt in the organization बैंक अकाउंट. ऑर्गेनाइजेशन का जो बैंक अकाउंट है, उस बैंक अकाउंट में इन या आउट जो भी हुआ, मतलब ये मेरा ही बैंक अकाउंट है. देखो सीधा सा फंडा है, ये मेरा ही एक बैंक अकाउंट है. बिजनेस का तो एक बैंक अकाउंट, तुम्हारे पापा बिजनेस करते हैं तो उनका एक बैंक अकाउंट डेफिनेटली होगा, जैसे मेरा एक करंट अकाउंट है. ओके, मेरा बिजनेस है, मैं अपना इंस्टीट्यूशन चला रही हूँ, तो मेरा एक करंट अकाउंट है, ठीक है. तो ये करंट अकाउंट किसके पास है, मेरा चलो बंधन बैंक के संग. ओके, ना मेरा जब उस बैंक के संग है तो मैं अपने पास इसका हिसाब रख रही हूँ कि भाई बंधन बैंक में कितने पैसे डाले मैंने, कितने पैसे वहां से निकला. तो मैं कहाँ पे रिकॉर्ड रख रही हूँ,
सिंस आई एम ऑल्सो बिजनेस ओनर, आई एम अ प्रोफेशनल, जो भी आप बोल दो, तो मैं अपना हिसाब बैंक का कहाँ रख रही हूँ? अपने कैश बुक में, ठीक है। मुझे तो कहीं पे हिसाब रखना पड़ेगा, दिस इज माई कैश बुक। नाउ नेक्स्ट इज बैंक इज ऑल्सो मेंटेनिंग द रिकॉर्ड विथ हिम ना। बैंक भी तो, मेरा बैंक अकाउंट तो किसके पास है? बैंक के पास है ना। बंधन बैंक वाले तो मेरा हिसाब रखते होंगे, सिर्फ मेरे रखने से तो नहीं होगा। दिस इज माई अकाउंट, मैं अपना अकाउंट लिखती हूँ, ठीक है। पीएसबी ट्रेनिंग अकेडमी, चलो मेरा इंस्टीट्यूशन का नाम मैंने दे दिया पीएसबी ट्रेनिंग अकेडमी। तो ये जो पीएसबी ट्रेनिंग अकेडमी का जो अकाउंट है तो पीएसबी ट्रेनिंग अकाउंट जो है, पीएसबी ट्रेनिंग अकेडमी का जो अकाउंट है, ये बैंक के पास है। अभी बैंक भी इसका हिसाब रख रहा है, मैं भी इसका हिसाब रखती हूँ, ठीक है। बट कभी कभी क्या होता है, ये जो हिसाब मैं रख रही हूँ, जैसे मेरे हिसाब से मेरे बैंक में है 2 लाख रुपए, ठीक है। वेयर इज बैंक में दिखा रहा है कि मेरे अकाउंट में 2,50,000, ओके। तो कभी कभी ये दोनों टैली नहीं करता। हम लोग को क्या करना पड़ता है, एक बिजनेस ओनर को या ऑर्गेनाइजेशन को, ये दोनों बैलेंस को हम लोग को टैली करना पड़ता है, राइट। तो ये जो हम लोग टैली करते हैं, कि हो सकता है ना कुछ डिस्क्रिपेंसी रही होगी, इसी वजह से ये दोनों का हिसाब टैली नहीं करता, ये दोनों का हिसाब बैलेंस जो है मैच नहीं करता। मतलब बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैलेंस एज पर पासबुक हम लोग का होना कैसे चाहिए, नॉर्मली बराबर होगा, या हम लोग देखेंगे कुछ ट्रांजैक्शन छूट गए हैं तो आगे पीछे होगा, बट जो भी हो उसका हम लोग को एक प्रॉपर हिसाब होना चाहिए, या प्रॉपर उसकी रिकॉर्ड होनी चाहिए। तो इसके कारण ये जो हम लोग के जहाँ पर भी कभी कभी क्या होता है, मुझे पता नहीं है, किसी स्टूडेंट ने फीस अकाउंट में डाल दी, तो 50,000 रुपये एक्स्ट्रा दिखा रहे हैं वहां पर, मेरे पास तो रिकॉर्ड में नहीं है, मैं अपने 2 लाख ही रखी हूँ अपने बैंक अकाउंट में। मैंने अपने हिसाब में, जो मेरे पास कैश बुक है, मैंने वहां 2 लाख ही दिखाए, बट मेरे पासबुक में 2.5 लाख जम दिख रहे हैं। तो वो 50,000 एक्स्ट्रा कहाँ से आया? कोई स्टूडेंट ने डायरेक्टली मेरे अकाउंट में डाल दी, जिसकी इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। तो ये जो डिस्क्रिपेंसीज कभी कभी आती है, जब हमें बैलेंस का मैच नहीं हो पाता, इसको करने के लिए, मतलब इसको मैच करने के लिए, इसको चेक करने के लिए, व्हाट वी डू इज वी प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। सो बीआरएस, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या है? एक स्टेटमेंट where we just check, here we just check whether the balances as per cash book and balances as per passbook match all the transaction. Here we need to check all the transaction, and for that we will check all the transaction done by the means at the cash book, means we will check all the transaction in our cash book, and along with this we will match our passbook। मैंने कैश बुक में जो जो ट्रांजैक्शन है वो पासबुक में है या नहीं, ओके। तो ये हम लोग को ध्यान रखना है। सो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट जब हम बनाते हैं, हमें ये चीज को अच्छे से समझना है, ओके ना। अब देखो एक चीज आप लोग को बता दूं, जब आप बीआरएस बनाएंगे, ये तो जस्ट थियोरेटिकल, इज दिस क्लियर, द थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट? यस मैम। ओके, चलो वेरी गुड। नाउ अभी मैं कुछ कॉन्सेप्ट आप लोग को बता दूं। When the balances are given, like in the cash book, we know cash book is a real account. तो रियल अकाउंट है तो कैश बुक हमेशा हम लोग का फेवरेबल कौन सा साइड रहेगा? डेबिट। तो जब हम डेबिट, अगर हमारा बैलेंस डेबिट दिया रहेगा ना, तो उसको हम बोलेंगे फेवरेबल बैलेंस, ओके। ऑन द अदर हैंड कैश बुक का अगर क्रेडिट होगा, तो कैश बुक का तो क्रेडिट होने का बात नहीं है, अगर क्रेडिट लिखा है तो इसका मतलब वो अनफेवरेबल हो जाएगा, है ना। अगर क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि कैश बुक इज अ रियल अकाउंट, हमेशा ध्यान रखना, मैंने बार बार बताया कि कैश क्या है, हमारा रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट कौन सा साइड है उसका? डेबिट साइड उसका फेवरेबल है डेबिट, अनफेवरेबल है क्रेडिट, ठीक है। अनफेवरेबल का मतलब क्या हुआ? ओवरड्राफ्ट बैलेंस। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है आपके अकाउंट में इतने पैसे नहीं है जितने आपने उठा रखे हैं। नॉर्मली बिजनेस केस में ये अलाउड होता है कि आपका करंट अकाउंट है, तो आपके अकाउंट में से आपने 10,000 रुपए आपके अकाउंट में है, but if you need you can withdraw extra amount, 20,000 25,000 depending on your credit limit, इसको हम बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। तो ओवरड्राफ्ट इज द क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। नाउ अब इसका उल्टा, ये तो हो गया कैश बुक की बात। अब यहाँ पर हम पासबुक में आ जाते हैं। पासबुक कौन सी बुक है, कौन सा किताब है? पासबुक। पासबुक है जो बैंक मेरे लिए मेंटेन कर रहा है, कैश बुक है जो ऑर्गेनाइजेशन खुद अपने लिए मेंटेन कर रही है,
और पासबुक है जो मैं मेरा बैंक मेरे लिए मेंटेन कर रहा है, ठीक है। ये वाला है, ये मैं खुद के लिए मेंटेन कर रही हूँ, और पासबुक कौन मेंटेन कर रहा है? पासबुक बैंक मेरे लिए मेंटेन कर रहा है, ठीक है। अब पासबुक में उल्टा होता है, क्रेडिट मतलब ये तुमने सुना होगा, फेवरेबल बैलेंस। हमेशा हम लोग बोलते हैं ना सैलरी क्रेडिटेड, तो सैलरी क्रेडिटेड में हम लोग बोलते हैं कि हाँ आया अकाउंट में, तो वो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बैंक, दैट टाइम वी आर टेलिंग इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बैंक, क्योंकि बैंक के पासबुक में क्रेडिट हुआ, ठीक है। ऑन द अदर हैंड डेबिट अगर रहेगा तो वो क्या हो जाएगा? अनफेवरेबल बैलेंस, सीधा उल्टा हो जाएगा, आप समझ लो एकदम जो ऑपोजिट होता है कैश बुक का, बिल्कुल ऑपोजिट। तो आई होप दिस इज वेरी क्लियर कि दो अकाउंट पीएसबी के मेंटेन हो रहे हैं। मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं, पीएसबी के दो अकाउंट मेंटेन हो रहे हैं। एक है ये कैश बुक जो मैं पीएसबी की मालकिन हूं, तो मैं खुद ही मेंटेन कर रही हूँ, ठीक है। तो दिस इज मेंटेन बाय मी। सो कैश बुक की सिचुएशन ये होगी तो फेवरेबल, ये होगी तो अनफेवरेबल। ऑन दी अदर हैंड जो बंधन बैंक मेरे लिए मेंटेन कर रहा है, उसका हिसाब वो कहाँ लिख रहा है? पासबुक में। तो पासबुक में क्रेडिट इज फेवरेबल, डेबिट इज अनफेवरेबल, ठीक है। तो आप देखोगे नॉर्मली क्या होगा, हम लोग यूजुअली हम लोग को ये देखना होता है दैट इट इज एक्सपेक्टेड दैट बैंक बैलेंस शोड बाय अ कैश बैलेंस शुड टैली विद द बैलेंस शोन इन द पासबुक। हम लोग को नॉर्मली क्या देखना होता है दैट हमारा जो बैलेंसेस है, बैलेंसेस एज पर कैश बुक एंड पासबुक must tally as on particular डेट। सपोज एक फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, सपोज ये एक मैं क्वार्टर की बात कर रही हूँ, जुलाई 31 की बात कर रही हूँ। जुलाई 31 में जब हम टैली करने बैठे, तो अब मेरा जो बैलेंसेस है एज पर कैश बुक शुड बी इक्वल्स टू पासबुक। इससे क्या होगा, हमारा पूरा हिसाब हम मानेंगे, हिसाब सही है, ठीक है। ये हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, बट एक्चुअल प्रैक्टिस में नहीं होता है, ऐसा नहीं हो पाता है। बैलेंस एज पर कैश बुक इक्वल्स टू पासबुक नहीं होता है, इक्वल होना चाहिए, पर होता क्या है, नॉर्मली इट इज नॉट इक्वल। मुझे इसको लिखना पड़ेगा, नॉट इक्वल टू पासबुक। तो दैट इज व्हाई व्हाट वी डू इज दैट वी नीड टू प्रिपेयर अ बीआरएस। तो इसके लिए हम लोग को एक बीआरएस दैट इज बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना होता है, ठीक है। सो नाउ बैलेंसेस जब हम लोग चेक करेंगे या जब हम बीआरएस बनाने जाएंगे, तो उसमें हम लोग को किस तरह का बैलेंसेस दिया रहेगा वो देखो। एक हो सकता है बैलेंसेस एज पर कैश बुक फेवरेबल, ओके, ये ऐसा दिया जा सकता है। बैलेंस एज पर कैश बुक अनफेवरेबल और ओवरड्राफ्ट, इस तरह का कंडीशन देगा हम लोग को स्टार्ट करने के लिए। और दे सकता है बैलेंस एज पर पासबुक फेवरेबल, ओके, और बैलेंस एज पर पासबुक ये भी अनफेवरेबल और ओवरड्राफ्ट हो सकता है, ठीक है। इस तरह का बैलेंस आपको दिया रहेगा। बैलेंस एज पर कैश बुक, ये बैलेंसेस नहीं, बैलेंस होगा, एक ही बैलेंस रहता है। तो बैलेंस एज पर कैश बुक फेवरेबल, बैलेंस एज पर कैश बुक अनफेवरेबल और ओवरड्राफ्ट। सेम वे में ऐसे ही आपको दे सकता है बैलेंस एज पर पासबुक फेवरेबल और बैलेंस एज पर पासबुक अनफेवरेबल। तो वी हैव टू स्टार्ट विद दी सम्स। हम लोग जो सोल्यूशन करने जाएंगे बीआरएस का, तो सबसे पहले हम लोग को देखना पड़ता है कि हम लोग का बैलेंस कैसा दिया हुआ है। कैश बुक का फेवरेबल दिया है, कैश बुक का अनफेवरेबल दिया, बिकॉज अकॉर्डिंगली वी विल ऐड और डिडक्ट वट एवर इज नीडेड, ठीक है। उस हिसाब से हम काम करेंगे। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉजेज ऑफ डिसएग्रीमेंट। अपने जो बीआरएस हैं, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट,
इसका कॉज क्या है ऑफ डिसएग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट क्यों होता है। नॉर्मली ये तो हमें समझना है ना, सबसे इम्पोर्टेंट यही है